सब आइए हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 मार्च को आप लोगों का साइंस का पेपर होना है। तो आइए देख लेते हैं उसी पेपर से रिलेटिव ये जो बहुत ज़्यादा वायरल पेपर हो रहा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं दोस्तों जो 4 मार्च को आप लोगों का पेपर होने वाला है दोस्तों। कब होने वाला है? 4 मार्च को आप लोगों का जो पेपर होने वाला है, उस पेपर में दोस्तों इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझना है। तो फ्रेंड्स क्या है 2025 विज्ञान और कौन सी क्लास दोस्तों 10th क्लास के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों इस तरह का पेपर का फॉर्मेट होगा। ये यहाँ पर संकेतांक है, यही दोस्तों वहाँ पर संकेतांक दिया होगा यानी 824 और ब्रैकेट में RA। देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरह के क्वेश्चन होंगे उस दिन। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा उत्तल दर्पण के सम्मुख दोस्तों क्या है, उत्तल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा आभासी छोटा बनता है, सीधा आभासी बड़ा बनता है, सीधा वास्तविक बड़ा बनता है, सीधा वास्तविक छोटा बनता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब बात होती है उत्तल दर्पण की, किसकी बात होती है दोस्तों? उत्तल दर्पण की। तो यदि कोई वस्तु अनंत से आती है तब उसका एक प्रतिबिंब बनता है, वो बिंदुआकार होता है। और यदि कोई वस्तु दर्पण के सम्मुख रखी होती है, उसके पास रखी होती है, उसका जो ऑप्टिकल बिंदु होता है पी बिंदु के दोस्तों सम्मुख या परे रखी होती है, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? सीधा आभासी और छोटा होता है। कैसा होता है दोस्तों? सीधा आभासी और छोटा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे आभासी और छोटे होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का दिया गया है। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल इजी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे क्योंकि सारे बच्चों को ये चीजें पता होती हैं कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। क्या अवतल लेंस प्रयोग होता है, या उत्तल लेंस प्रयोग होता है, या द्विफोकसी लेंस प्रयोग होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जब निकट दृष्टि दोष की बात होती है, जब निकट दृष्टि दोष की बात होती है तो उसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उसमें प्रयोग करते हैं हम लोग अवतल लेंस। और जब बात होती है दूरदृष्टि दोष की तो उसमें कौन सा प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। और दोस्तों यहाँ पर जो द्विफोक्सी लेंस है ये दोस्तों प्रयोग होता है जरा दृष्टि दोष में। किसमें प्रयोग होता है? जरा दृष्टि दोष में। और दोस्तों ये जब यहाँ पर होता है निकट दृष्टि दोष में तो इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई पड़ती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसमें दोस्तों क्या हो जाता है? दूरदृष्टि दोष में इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। फिर दोस्तों द्विफोक्सी लेंस जो होता है इसमें क्या होता है? तो दोस्तों इसमें ना तो उसे पास की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं और ना ही उसे दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो दोस्तों उसे हम लोग किस तरीके से निवारण करते हैं? द्विफोक्सी यानी बाई फोकल लेंस का हम उसके चश्मे में प्रयोग करते हैं जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर क्या होगा? यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लेते हैं? तो दोस्तों हम लोग लेते हैं अवतल लेंस। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। यानी समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है? एक होती है, एक से कम होती है, अनंत होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जब बात होती है समतल दर्पण की, किसकी बात होती है? समतल दर्पण की। तो जिससे जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है +1। क्या होती है फ्रेंड्स? +1। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया? ए नंबर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। वहीं यदि हम लोग बात करें दर्पण के फोकस दूरी की, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो दोस्तों अनंत होती है। अगर इसकी वक्रता त्रिज्या की बात करें तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है? वो भी अनंत होती है समतल दर्पण की। इनफिनाइट भी कह देते हैं दोस्तों, या अपरिभाषित भी होता है वही। तो कह रहा क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की आवर्धन क्या होती है? तो उसकी आवर्धन होती है 1। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया फ्रेंड्स, कह रहा है जब श्वेत प्रकाश, दोस्तों क्या है? जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, यानी जब कोई श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम झुकी प्रकाश की किरण कौन सी होती है? दोस्तों सबसे कम झुकी प्रकाश की किरण कौन सी होती है? उसका पैटर्न आप लोगों को पता है। क्या नीला होता है, लाल होता है, हरा होता है, या फिर बैंगनी होता है? तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लोग उसका पैटर्न देख लेते हैं कि उसका पैटर्न क्या प्राप्त होता है जब कोई श्वेत प्रकाश कांच प्रिज्म से गुजरता है। तो किस रूप में हमें मिलता है? हमें दोस्तों मिलता है वो विब ग्योर के रूप में। किस रूप में मिलता है? विब ग्योर, इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर ये 7 रंग होते हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा जो रंग विचलित होता है वो होता है बैंगनी, वायलेट। फिर दोस्तों आई मीन्स इंडिगो यानी जामुनी। फिर दोस्तों ब्लू मीन्स नीला। फिर दोस्तों जी से ग्रीन। फिर दोस्तों वाई से येलो। फिर ओ से ऑरेंज यानी नारंगी। फिर दोस्तों आर से रेड यानी कि लाल। यानी जो सबसे कम झुकी होती है यानी सबसे लास्ट में क्या होता है? लाल होता है। तो सबसे कम झुकी हुई जो दोस्तों रंग है, सबसे जब कम झुका हुआ जो वर्ण है वो कौन सा है? लाल रंग है। और सबसे जो ज़्यादा है वो है बैंगनी। तो आइए देख लेते हैं लाल रंग किस नंबर पर दिया गया, किस ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों दूसरे ऑप्शन में दिया गया है लाल। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है। तो दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। दोस्तों बात विशिष्ट प्रतिरोध की हो या फिर प्रतिरोधकता की हो, बात चाहे विशिष्ट प्रतिरोध की हो या विशिष्ट प्रतिरोधकता की हो, तो दोस्तों क्या होता है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, दोस्तों जब कोई चालक तार होता है तो किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी जो ये आर होता है ये इस तरीके से लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। वहीं दोस्तों जो ये आर होता है ये इस जो चालक तार है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर फ्रेंड्स क्या करते हैं, जब ये चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई नियतांक रखते हैं। तो दोस्तों वो नियतांक क्या होता है, तो वो नियतांक दोस्तों बनता है क्या, यानी आर और बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। वो दोस्तों नियतांक होता है रो, इस तरीके का। तो रो बराबर ऊपर दोस्तों क्या हो जाता है, तो ऊपर था एल और नीचे क्या आ जाता है ए। अब जब हमें इस रो का मान ज्ञात करना होगा, इस तरीके से रो का मान निकालेंगे तो ए का इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर ए, और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा एल। अब यहाँ हम इसका मात्रक देख लेते हैं, तो आर से क्या है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ये क्या है ए होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक दोस्तों क्या होता है मीटर स्क्वायर, और अपान में लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 मीटर है, यहाँ पर 1 मीटर है, तो एक इस वाले मीटर से ये वाला मीटर समाप्त हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया निकल कर ओम मीटर। तो देख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम मीटर कहाँ पर है। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है तो उसका मात्रक हो जाता है ओम मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में का राइट ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा विद्युत हीटर का फिलामेंट तंतु बना होता है। दोस्तों क्या है, विद्युत हीटर जो है उसका फिलामेंट तंतु किस धातु का बना होता है, क्या नाइक्रोम का बना होता है, लोहे का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। तो दोस्तों जो हीटर होता है उसका जो फिलामेंट तंतु होता है वो होता है टंगस्टन धातु का। किस धातु का होता है दोस्तों, टंगस्टन धातु का फिलामेंट उसका बना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों टंगस्टन धातु का हीटर का फिलामेंट होता है, आप लोगों ने बल्ब के अंदर देखा होगा दोस्तों, जो पहले बल्ब हुआ करते थे जो इस तरीके से पीली लाइट दिया करते थे दोस्तों, ऐसे होल्डर में लगे होते थे और इस तरीके से ऐसे ये पीली लाइट दिया करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से जो तंतु बना होता था ऐसे ही जला करते थे, तो ये भी टंगस्टनी धातु का होता था। अब आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध। दोस्तों क्या है, ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध। तो फ्रेंड क्या है, जैसे कोई हम लोग इस तरीके का एक चालक तार ले लेते हैं, इसे दोस्तों क्या करते हैं तप्त करते हैं, इसका ताप बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जब इसका हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, जब इसमें ताप बढ़ेगा दोस्तों तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति जो है वो बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर किसी जो चालक तार है उसका क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जब ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा भाई। तो यहाँ पर जब हम किसी चालक तार का ताप बढ़ाते हैं तो उसका क्या है, प्रतिरोध जो है वो बढ़ता जाता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले ऑप्शन में था बढ़ता है, दूसरे में था घटता है, तीसरे में अपरिवर्तित रहता है, चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, लिखा है 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस वाई इक्वल टू 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में y का मान है। दोस्तों पूछ रहा है कि में y का मान है, यानी y का मान हमें क्या रखना होगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस साइड के जो भी अभिकारक हैं और इस साइड के जो भी उत्पाद हैं उन सभी की हम लोग संख्या अलग अलग रखेंगे और देखेंगे कौन से तत्व की कमी पड़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर इस साइड भी तो कहीं s नहीं है, यहाँ पर इस साइड भी दोस्तों एक s तो है, लेकिन यहाँ पर इस साइड जो है वो s नहीं है। तो दोस्तों अब हमें देखना है कि यहाँ पर एक सल्फर है, यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, यहाँ पर इस साइड कोई एक सल्फर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक सल्फर है तो एक सल्फर तो हमें यहाँ पर मिलाना होगा, तो एक सल्फर हम लोग यहाँ पर मिला देंगे। फिर दोस्तों देख लेते हैं कि Fe2 है तो यहाँ पर भी Fe2 है, यानी फेरिक 2 है तो फेरिक 2 है। फिर दोस्तों क्लोरीन देख लेते हैं, तो क्लोरीन यहाँ पर 3 है दोस्तों, यहाँ पर 2 ये हो गए और एक ही हो गया, तो यहाँ पर क्लोरीन भी 3 है। अब दोस्तों हमें क्या देखना है, हाइड्रोजन देखना है, तो हाइड्रोजन देख लेते हैं कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ये हैं, 2 दो दूनी 4, हाइड्रोजन की संख्या इस साइड 4 है। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो हाइड्रोजन भी 4 है। अब दोस्तों हमें ऑक्सीजन देखना है कि ऑक्सीजन हमें कैसे बराबर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना है, 2 ये है, इसका मतलब 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 2, तो ऑक्सीजन इस साइड जो है वो है 2 और इस साइड ऑक्सीजन की संख्या कितनी दोस्तों, वो 4 दिया गया, यानी इस साइड जो ऑक्सीजन है वो 4 है, तो इस साइड ऑक्सीजन 2 की कमी है। तो दोस्तों 2 हमें ऑक्सीजन चाहिए और 1 हमें सल्फर चाहिए। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ऑक्सीजन 2 है और सल्फर 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर तो सल्फर केवल दिया गया, ऑक्सीजन दिया नहीं गया है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही बन जाएगा, क्योंकि इसमें सल्फर 1 है और ऑक्सीजन की मात्रा 2 है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, इस समीकरण को जो हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ पर हमें y की जगह रखना पड़ेगा SO2। क्या रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, SO2। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8वां किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया था, अब आइए देख लेते हैं 9वां क्या है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 9वां दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है।
दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं NaCl, दोस्तों ये एक लवण तो है लेकिन ये ना तो अम्लीय है और ना तो ये क्षारीय है, ये उदासीन लवण है। कौन? NaCl। दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा कि अम्लीय लवण। दोस्तों लवण दो प्रकार के होते हैं, एक जो अत्यधिक अम्लीय होता है जिसमें बहुत ज्यादा अम्ल होता है, और एक जो बहुत ज्यादा क्षारीय होते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो दिया गया है NaHSO4, ये जो है ये सबसे ज्यादा अम्लीय लवण की श्रेणी में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया गया है, कह रहा है कि मैट में मुख्यतः होता है, मैट में मुख्यतः होता है, क्या होता है? FeS फेरिक सल्फेट होता है, Cu2S ये क्या है? कॉपर सल्फेट होता है। Cu2S कॉपर सल्फेट और फेरिस सल्फेट दोनों होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर इसमें Cu2S तथा Fe2S3 ये बस नहीं होता है दोस्तों भाई, तो इसमें कार्बोनेट में तो आता नहीं। तो दोस्तों क्या बन जाएगा? बन जाएगा Cu2S तथा FeS, यानी फेरिक सल्फेट और कॉपर सल्फेट दोनों पाए जाते हैं किसमें? मैट में। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि हमें इस जगह क्या भरना है कि हमारी ये अभिक्रिया जो है ये संपूर्ण हो जाए, ये अभिक्रिया जो है संपूर्ण हो जाए, हमें यहाँ पर क्या फिल करना है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कि इस अभिक्रिया को हमें पूर्ण करने के लिए किस तरीके से हम लोग इसको फिल करेंगे, किस तरीके से इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो दोस्तों क्या दिया गया है? यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया गया दोस्तों। अब हमें यहाँ आगे बनाना क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्लोरीन की मात्रा देख लेते हैं। तो एक क्लोरीन ये हो गया, तीन ये हो गए और एक ये हो गया। तो दोस्तों 3 2 5, यानी क्लोरीन तो 5 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 5 है, तो क्लोरीन का मैटर तो सॉल्व हो गया। अब दोस्तों बात आती है किसकी? पी की, यानी कि फास्फोरस दिया गया है। अब फास्फोरस दोस्तों देख लेते हैं। तो फास्फोरस हमें देखना है कि फ्रेंड्स इस साइड भी एक फास्फोरस है, यहाँ पर भी एक फास्फोरस है, तो ये भी मात्रा दोस्तों क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बनना है CH3CO। दोस्तों क्या बनना है? CH3CO। तो दोस्तों यदि हम लोग रख दें CH3OH, क्या रख दें दोस्तों? CH3OH यदि हम लोग रख दें तो CH3O हम लोगों ने रख दिया, CH3O रख दिया। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर बचा क्या? तो दोस्तों यहाँ पर बचा है CH3O यदि रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक ये C बचा और एक ये Cl बचा। दोस्तों एक ये C बचा और एक ये Cl बचा। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा दोस्तों ऑप्शन इसका पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों एक तो ये फास्फोरस के साथ में हो जाएगा, एक दोस्तों ये H बच रहा है, एक ये H बच रहा है दोस्तों, तो ये किसके साथ में शामिल हो जाएगा? तो दोस्तों ये शामिल हो जाएगा नेक्स्ट वाली अभिक्रिया के साथ में। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो दोस्तों पहले क्या करेंगे, ये वाला यहाँ पर रखकर देखेंगे, फिर देखेंगे उत्पादक और अभिकारक बराबर है या नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों ये वाला रख के देखेंगे, देखेंगे उत्पादक और अभिकारक बराबर है या नहीं है। तो दोस्तों इसको आप लोग स्वयं से करें, इसको यहाँ पर रख कर देखें, फिर उसके बाद में देखें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। अब आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग सभी को रखकर चेक करेंगे, उसके बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन रहा है। फिर देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा कि उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। क्या Na2O होता है, या MgO होता है, या Al2O3 होता है, या P2O5 होता है? तो फ्रेंड्स जो उभयधर्मी ऑक्साइड की श्रेणी में आते हैं, जो उभयधर्मी ऑक्साइड की दोस्तों श्रेणी में आते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं Al2O3। दोस्तों क्या होते हैं? Al2O3। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है और किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताइए। दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताइए। तो दोस्तों इसको तो आप लोग जानते हो, CH4 क्या होता है दोस्तों? ये तो क्या है? ये है मेथेन। दोस्तों क्या है? मेथेन है। C3H8 दोस्तों क्या है? C3H8 दोस्तों यही है प्रोपेन। ये क्या है? यही दोस्तों प्रोपेन है। C2H6 दोस्तों ये क्या होता है? ये मेथेन के बाद ये एथेन आ जाता है। CH4 और ये H10 ये क्या होता है दोस्तों? ये ब्यूटेन आ जाता है, ब्यूटेन की श्रेणी में होता है, तो ये ब्यूटेन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कह रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है। दोस्तों कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है, मुकुलन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है, खंडन द्वारा होता है, या कायिक प्रवर्धन होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि ये जो हाइड्रा है इसमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो होती है अलैंगिक जनन। कैसा होता है दोस्तों? अलैंगिक टाइप का जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्तों हाइड्रा जो होता है वो क्या क्या करता है? मुकुल बनाता है। क्या करता है? मुकुल बनाता है। जैसे एक कोई इस तरह से हाइड्रा है दोस्तों, इस तरीके का कोई एक हाइड्रा दिया जाता है, तो ये यहाँ से एक बडिंग बना देता है, यहाँ पर एक छोटा सा हाइड्रा बना देता है, और जैसे ये वयस्क हो जाता है इसको अलग कर देता है, एक बड़ा हाइड्रा बन जाता है। तो दोस्तों इसमें किस तरीके से होता है, इसमें कौन सी विधि होती है प्रजनन की? तो दोस्तों उस विधि को हम लोग बोलते हैं मुकुलन द्वारा या बडिंग बाई बडिंग रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर।
फिर फ्रेंड्स कह रहा पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कह रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में। तो फ्रेंड्स पाइरूवेट के जो विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है वो होती है कोशिका में दोस्तों। दोस्तों किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सॉरी दोस्तों, क्या है? पाइरूवेट के विखंडन की जो प्रक्रिया है वो किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत आती है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा मनुष्य के वृक्क किस तंत्र से संबंधित होते हैं? मनुष्य के जो वृक्क हैं वो किस तंत्र से संबंधित होते हैं? पोषण से संबंधित होते हैं, श्वसन से संबंधित होते हैं, उत्सर्जन से संबंधित होते हैं या फिर परिवहन से संबंधित होते हैं? दोस्तों मनुष्य के जो वृक्क होते हैं वो संबंधित होते हैं उत्सर्जन से। किससे संबंधित होते हैं दोस्तों? उत्सर्जन के द्वारा संबंधित होते हैं या इसी से संपन्न होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी मनुष्य के वृक्क जो हैं वो उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं उसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तो दोस्तों क्या है? मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की कहाँ? मंदिर में। आप लोग समझ सकते हैं मंदिर में कहीं कोई शिक्षा प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं। स्कूल में, ये मान सकते हैं। गुरुकुल में, ये भी मान सकते हैं। गिरजाघर में दोस्तों, गिरजाघर में भाई कहाँ शिक्षा होगी? तो आप बताइए आप लोग कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और 1 सेकंड 5 सेकंड के बाद में इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग दिमाग लगाओ कि कहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की होगी। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की? दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 नंबर है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्राप्त की थी गिरजाघर में दोस्तों। कहाँ पर प्राप्त की थी? गिरजाघर में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन होगा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में, दोस्तों क्या है? मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? दोस्तों क्या है? मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप को स्थापित किया जाता है? तो दोस्तों क्या है? अंडाशय में स्थापित करते हैं, अंडवाहिनी में स्थापित करते हैं, गर्भाशय में स्थापित करते हैं या फिर योनि में, यूट्रस में स्थापित करते हैं। तो दोस्तों जो मादा जनन तंत्र का भाग है उसमें लूप लगाते हैं दोस्तों, वह स्थान क्या होता है? वह होता है अंडाशय और गर्भाशय के बीच में। दोस्तों क्या ऑप्शन होता है? अंडाशय और गर्भाशय के बीच में ही हम लोग क्या करते हैं? लूप को स्थापित करते हैं। और तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा सी नंबर। क्या बन जाएगा दोस्तों? सी नंबर, यानी मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप लगाते हैं दोस्तों? तो वो लगाते हैं गर्भाशय में, यानी कि यूट्रस में। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कह रहा है? कह रहा कि निम्न में कौन सा अंग पौधे में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों इसमें से कौन सा भाग ऐसा होता है पुष्प में जो नर भाग होता है? जायांग होता है दोस्तों, ये तो महिला भाग होता है, यानी कि मादा होता है, फीमेल से रिलेटिव होता है। वर्तिकाग्र, ये भी दोस्तों फीमेल से रिलेटिव होता है। अंडाशय, ये भी फीमेल से हो जाएगा। दोस्तों जो पुंकेसर होता है, इसी में क्या होता है? पुमंग होता है, पुंकेसर होते हैं, परागकण होते हैं, परागकोश होते हैं। तो इसी में दोस्तों क्या होते हैं? सारे नर पार्ट होते हैं। तो निम्न में से कौन सा अंग पौधे में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? तो वो है क्या? पुंकेसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों वो बन जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि निम्न में से कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? यानी निम्न में से कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो पर्यावरण से संबंधित एक मित्र व्यवहार के रूप में आता है। यानी बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पॉलीथीन पर रोक लगनी चाहिए, पॉलीथीन से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जब तक जरूरत हो तभी हमें लाइट का प्रयोग करना चाहिए। ये दोस्तों जो है ये सीमित संसाधन होते हैं तो इनका हमें बचत करना चाहिए। फिर दोस्तों वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, दोस्तों ये भी बिल्कुल बात सही है। वाहन के बजाय यदि हम लोग विद्यालय तक पैदल जाएंगे तो इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हमारी दिनचर्या अच्छी रहेगी, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा एकदम से। दोस्तों कोई पैरों में चलने फिरने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। फिर दोस्तों डी ऑप्शन कह रहा है कि उपर्युक्त तो सभी, तो भाई हमारे हिसाब से तो ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 2025 में जो 4 मार्च को आने वाला पेपर है उस पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 20 हम लोगों ने कर लिए हैं। अब दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, इसमें पूछ रहा है कि वायु के सापेक्ष, दोस्तों क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक यहाँ पर दिए गए हैं। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। फिर दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, वह बिना चश्मा पहने पुस्तक को कितनी दूर रखकर पढ़ सकता है? तो दोस्तों हमें यहाँ पर देख लेना है, ये जो है वस्तु की दूरी है 25 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है, और ये जो है उसके चश्मे पर प्रयुक्त यानी 50 सेंटीमीटर दूरी तक की वस्तु को देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 डायोप्टर दिया गया है, इसको जो हम लोग फोकस दूरी में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर 100 में भाग देंगे 2 से तो 50 आ जाएगा दोस्तों। तो 50 सेंटीमीटर क्षमता है और 25 सेंटीमीटर तो तक वाली वस्तु को वो देख सकता है। तो दोस्तों आप बिना पहने कितनी दूर तक देख पाएगा, तो वो भी उतनी दूर तक देख पाएगा दोस्तों। तो देख लेते हैं कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है दोस्तों। क्या है? श्रेणी क्रम में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए होता है फार्मूला, यानी RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों तीनों प्रतिरोध जोड़ जोड़ देते हैं। कितना है? 2 है प्लस 3 है प्लस 5 है। तो क्या आ जाएगा? 3 5 3 8 2 10, यानी तुल्य प्रतिरोधकता कितनी आ जाएगी? 10 ओम आ जाएगी। अब दोस्तों कह रहा है कि 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है। तो दोस्तों जब 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो यहाँ पर लगा देंगे ओम के नियमानुसार, यानी V बराबर IR। तो दोस्तों V का मान कितना है? 30 है। उसके बाद में R कितना निकला है? 10 निकला है। तो धारा कितनी आ जाएगी दोस्तों? तो धारा आ जाएगी, कट करेंगे तो धारा आ जाएगी 3। दोस्तों क्या है? 3 एम्पीयर विद्युत धारा आ जाएगी दोस्तों। क्या आ जाएगी? 3 एम्पीयर की विद्युत धारा आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों? इन क्वेश्चंस को ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों सिरों के बीच का विभवांतर कितना है? इस तरीके से। अब दोस्तों VIR निकाल, यानी V बराबर निकालेंगे विभवांतर V बराबर IR। तो दोस्तों V बराबर IR क्या होता है? यानी जब V1 निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे दोस्तों? IR1 के लिए निकालेंगे। तो दोस्तों IR1 क्या आ जाएगा? आइए देख लेते हैं कि प्रत्येक के बीच का विभवांतर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जब IR1 निकालेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? V बराबर IR1। तो दोस्तों I कितना आया है? I आया है 3 गुणे R1 कितना दोस्तों? 2 है। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 वोल्ट। तो दोस्तों पहले के बीच में कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। दूसरे के बीच में कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9 वोल्ट। तीसरे के बीच में कितना आएगा दोस्तों? मानते हैं 15 वोल्ट, और तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 वोल्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। फिर दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा हम दोस्तों पूछ रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम लिखिए, यह किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। फिर देख लेते हैं उससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी इन समीकरणों को हमें क्या करना है? संतुलित करना है। लेड नाइट्रोट को गर्म करते हैं, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया कराते हैं। फिर दोस्तों लिखना है कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, या कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को समझाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम से आप लोग स्टार क्वेश्चन बना सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है दोस्तों। 2023, 2022 और 2024 से बराबर ये क्वेश्चन आ रहा है प्रत्येक ईयर। दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि कुछ यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, उनके लिखना IUPAC पद्धति में नाम। तो फ्रेंड्स क्या दिया गया है यहाँ पर? IUPAC पद्धति में नाम लिखना है। लिखा है CH3COOS। तो दोस्तों ये क्या है? तो दोस्तों ये हो जाता है एथेनोइक अम्ल। इसका IUPAC पद्धति में नाम क्या बन जाएगा? तो दोस्तों इसका बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या बनेगा दोस्तों? एथेनोइक अम्ल। तो दोस्तों पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। दूसरे वाले का दोस्तों देख लेते हैं कि दूसरे वाले का नाम क्या बनेगा। तो दोस्तों दूसरा क्या है? कह रहा CH3 CH2 CH2 Cl। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस साइड से गणना करते हैं। तो दोस्तों जब किसी में क्या लगा होता है, यानी यदि कहीं पर Cl जुड़ा हो तो उसको क्लोरो लिखते हैं, Br जुड़ा हो तो ब्रोमो लिखते हैं, I जुड़ा हो तो आइडो लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर Cr जुड़ा है तो दोस्तों क्लोरो हो जाएगा। किस नंबर पर जुड़ा है? 1 नंबर पर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 क्लोरो। अब देख लेते हैं सी की मात्रा कितनी है। तो 1 है, 2 है, 3 है, यानी दोस्तों जब सी की मात्रा यानी कार्बन की संख्या जब 3 होती है तो क्या होता है? प्रोप हो जाता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? प्रोप। अब सभी के सभी किसमें जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं दोस्तों। सब कैसे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? एन। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो क्या बन जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। तो दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। अब आइए तीसरा वाला देख लेते हैं। तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड, CH3 दोस्तों जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तब इसमें देख लेते हैं आइन लगता है ट्रिपल बॉन्ड में। तो ये क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है। 1 होती तो मेथ होता, मेथाइन होता, 2 है तो एथाइन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जब लिखेंगे IUPAC पद्धति में नाम तो क्या बन जाएगा? एथाइन। क्या बन जाएगा दोस्तों? एथाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको करते हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा साबुन क्या है? साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर दोस्तों कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं लिखिए। दोस्तों आप लोगों को बताया गया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। फिर दोस्तों कह रहा है कि पीएच का मान बताइए कि पीएच मान क्या होता है, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है दोस्तों। तो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की मात्रा को ही तो दर्शाता है पीएच मान। क्या दर्शाता है दोस्तों? हाइड्रोजन की मात्रा को ही तो ये रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पीएच मान। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। क्या कह रहा है दोस्तों? खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। फिर फ्रेंड्स कह रहा है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। ये भी दोस्तों सब्जेक्टिव हमें बताना होगा। ओजोन परत हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये भी दोस्तों हम लिखित में देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। स्वपरागण तथा परापरागण विभेद कीजिए दोस्तों। तो स्वपरागण और परापरागण के बारे में दोस्तों आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है किस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होते थे। सारे आप लोगों को नोट भी बनवाए गए हैं, तो उन्हीं के द्वारा लिखेंगे। फिर दोस्तों देख लेते हैं
अगला कह रहा है कि परिवार नियोजन की 2 स्थायी विधियों को बताना है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है। परिवार नियोजन क्या होता है? किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम बताना है दोस्तों। साइटोकाइनिन होता है। दोस्तों क्या पौधों में रंध्रों की उपयोगिता, ये भी आप लोगों को कराया गया है। पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, ये भी दोस्तों आप लोग कर चुके हो। लक्षणों की वंशागत के नियम में मेंडल के महत्व की व्याख्या करना दोस्तों, यानी मेंडल का नियम बताना है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया, किस तरीके से उन्होंने एक बौना पौधा एक और एक लंबे पौधे पर उन्होंने अपना रिसर्च किया था दोस्तों। तो इस तरह से ये जो पेपर आप लोगों का 4 मार्च को पेपर होना दोस्तों, तो इस तरह का पेपर आएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। यकीन मानिए कि 4 मार्च को इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, केवल यही क्वेश्चन पेपर ही आना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को एकदम से आप लोग तैयार कर डालो। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।